हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल ITI जॉब अपडेट में। बच्चों, ये चैनल पहले हम खोजी के नाम से हुआ करता था, अब ये पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है। यहाँ पर इसका नाम हो गया है ITI जॉब अपडेट। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जो बच्चे हैं 10th पास या 12th पास, साथ में ITI पास या डिप्लोमा होल्डर्स बच्चे या बीटेक बच्चे, और उनकी एज का ग्रुप है 21 से 40 वर्ष, और पुरुष और महिला दोनों ही, उनके लिए मैं बताने जा रहा हूं सरकारी नौकरी की बहुत इंपॉर्टेंट सूचना। और ये है ITI अनुदेशक की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर जॉब लोकेशन पे बताया गया पूरा उत्तर प्रदेश। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको देने जा रहा हूं। और आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो भी बच्चे अच्छी जॉब की रिक्वायरमेंट रखते हैं, उनकी वो रिक्वायरमेंट बहुत जल्द पूरी होने वाली है। या जो बच्चे ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, और उनका सपना है गवर्नमेंट जॉब का, एक अच्छी जॉब लेने का, तो इस वीडियो के माध्यम से वो पूरा होने वाला है। क्योंकि एक एक करके मैं सारे टिप्स आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और बहुत ऐसी स्पेशल जानकारियां मैं देने वाला हूं जो बहुत कम बच्चों तक है, बहुत कम बच्चों को पता है। और कई बार बच्चे उस कम नॉलेज की वजह से एक अच्छी नौकरी को अपने हाथ से जाने देते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए होने वाली है ये। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे बच्चों को पता लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि इस जॉब से वो बच्चे सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। अगर वो थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो उन बच्चों को ये जॉब मिल जाएगी, और 100% मिल जाएगी, मेरा पूरा ऐसा विश्वास है। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। 10th पास, 12th पास, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट बच्चों के लिए, और जॉब फेयर की भी पूरी न्यूज ऑल इंडिया की आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो बच्चों, यहाँ पर विभाग का नाम दिया गया है प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर आपका पदनाम होने वाला है अनुदेशक का। और बच्चों, सैलरी का पैकेज गवर्नमेंट जॉब का आप लोग जानते ही होंगे, बहुत अच्छा सैलरी का पैकेज है। 35,400 से लेकर के 1,12,400, ये 7 पे कमीशन का मैट्रिक्स लेवल 6 है। तो आपकी बेसिक पे यहाँ पर दिखाई गई है। स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होगी, ये बेसिक पे है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ करके अच्छी खासी सैलरी आपको, अगर आप अनुदेशक पद पे चयनित हो जाते हैं, तो आपको मिलने वाली है। और बच्चों, चूंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, तो यहाँ पर पूरा एक टेबल बना करके बताया गया है कि विभाग का नाम दिया है, पद का नाम दिया है, वेतनमान दे रखा है। और चूंकि गवर्नमेंट जॉब में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी पद सुरक्षित होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुल पदों की संख्या बता दी जाती है। तो सभी के लिए ये जॉब है, बहुत अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब है ये। अब बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने सारणी नंबर 2 दे रखा है। विभाग का नाम यहाँ पर लिख रखा है, पद का नाम अनुदेशक लिख रखा है, और उसके अलावा एक आरक्षण की श्रेणी और उन्होंने यहाँ पर बताई है। 36 आरक्षण की श्रेणी है। स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए भी पदों की जगह है, विकलांग वर्ग के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी स्पेशल सीट्स हैं, और सैन्य वियोजित यानी जो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए भी यहाँ पर पदों की संख्या सृजित करी जाती है। तो बच्चों, इस वीडियो को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि आप लोग देख पाएंगे कि जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को चेक करते रहिएगा कि जो जो एलिजिबिलिटी मैं बता रहा हूँ इस जॉब के लिए, उसमें कहाँ तक आप रास्ता तय कर चुके हैं और कितना रास्ता अभी आपको तय करना बाकी है। आप ये चेक करते रहिएगा। स्टार्टिंग में करता हूँ एज से। इन्होंने बताया है कि 21 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 40, बहुत अच्छी एज का ग्रुप इन्होंने बताया है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाएं, के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष की अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाएगी, यानी जितनी बताई जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने दिया उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। फिर अगला इन्होंने एक शासनादेश का हवाला देते हुए कहा है, शासनादेश दिनांक 28/11/1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। ये हमेशा से रहा है। जो भी बच्चे इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, उनके लिए हर गवर्नमेंट जॉब में स्पेशल एज का छूट मिलती है, यहाँ पर भी दी जा रही है। बच्चों, नेक्स्ट यहाँ बताया गया, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी संपूर्ण सेवावधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से यानी 40 साल की उम्र से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आवेदन
की अंतिम तिथि तक, यानी जिस दिन आवेदन करने की लास्ट डेट है, वो सेना से कार्य मुक्त होनी चाहिए, यानी वो सेना में कहीं पर भी रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए, रिटायर होने चाहिए, या वो वहां पर रिजिग्नेशन दे करके आ सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने दिया है समाज के विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश के अद्यतन नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 3 फरवरी 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 साल की छूट अनुमन्य होगी। तो बच्चों एज के बाद आता है अनिवार्य अर्हता, जिसमें आती है शैक्षणिक और तकनीकी अर्हता। तो अनुदेशक के पदों की सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अर्हताएं धारित होना आवश्यक है, जिसे अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना जरूरी है। कहने का मतलब जिस दिन आप अप्लाई कर रहे होंगे उस दिन तक आपके पास वो सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं एक एक करके आपको सारे सर्टिफिकेट, सारी क्वालिफिकेशन की डिटेल बहुत ब्रीफ में बताने वाला हूँ। और अगर आप इच्छित हैं इस जॉब को लेने के लिए तो आपको क्या एक्स्ट्रा और अपने पास ऐड कर लेना है। बहुत ही नॉमिनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। इन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होनी चाहिए। सीधा सा मतलब है हाई स्कूल या इंटर आप क्वालिफाइड होने चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर हाई स्कूल की करी गई है, आप सिर्फ पास होने चाहिए। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन की बात ही नहीं कही गई है। यहाँ पर विद ग्रेस भी अगर आप पास होंगे तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। तो पहली क्वालिफिकेशन जिन बच्चों ने पूरी कर ली है वो नोट डाउन कर लें कि हाई स्कूल उनका कंप्लीट हो चुका है। दूसरी इन्होंने बताई है विभिन्न व्यवसायों ऑब्लिक विषयों के लिए अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। यहाँ पर आ जाती है बच्चों ITI की बात, क्योंकि मेरे इस चैनल से बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जो ITI कर चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये दो चीजें फुलफिल कर चुके हैं। अब ITI में भी दो तरीके की बातें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इस थर्ड वाले टॉपिक पर आएंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकंड वाले टॉपिक को मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ब्रीफ कर देता हूं, आप कुछ समझ लीजिए, क्योंकि बेसिकली 10th के बाद बच्चे ITI ज्वाइन करते हैं या 12th के बाद ITI ज्वाइन करते हैं। तो ITI दो तरीके की होती है, गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI। तो जब गवर्नमेंट ITI या प्राइवेट ITI से आप किसी भी ट्रेड से ITI कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है NTC, यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ITI के सर्टिफिकेट को नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कहा जाता है। और उसी के पैरेलल में एक और क्वालिफिकेशन होती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो 10th पास और 12th पास बच्चों को अप्रेंटिसशिप कराती हैं। भले ही आपके पास ITI नहीं है लेकिन वो डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप कराती हैं, यानी 10th या 12th के बाद अगर आपने डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप कर ली है और आपने ITI नहीं किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है NAC का, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। यानी अगर आप ITI पास हैं किसी भी गवर्नमेंट ITI या प्राइवेट ITI से, आपके पास सर्टिफिकेट है NTC का, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपके पास NAC है यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो भी आप एलिजिबल हैं, भले ही आपके पास ITI ना हो। तो यानी सेकंड क्वालिफिकेशन आप पूरी करने हैं। और बहुत सारे बच्चों के पास ये दोनों ही क्वालिफिकेशन होती हैं, इसमें सिर्फ आपका पास होना आवश्यक है। और बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे ग्रेड लेकर के आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे अगर किसी कारणवश अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, सिर्फ पास हो जाते हैं, उनको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मांगा गया है कि ITI यानी NTC या NAC सर्टिफिकेट पासिंग का आपके पास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चे सेकंड वाली ऑप्शन को भी आप लोग पूरे कर रहे होंगे। और जो बच्चे ITI नहीं किए हैं, प्लान कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग ITI कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। प्राइवेट ITI से कर लीजिए या गवर्नमेंट ITI से कर लीजिए। हाई स्कूल पास कर लिया है तो पहले ITI कर लीजिए, 12th वगैरह बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ITI करना बहुत ज़रूरी है इस जॉब के लिए, इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि 10th या 12th। तो 12th करने में कहीं ना कहीं आपके 10th के बाद 2 साल चले जाएंगे, उस साल को आप इस्तेमाल करके ITI कर लीजिए, यानी NTC सर्टिफिकेट ले लीजिए या NAC कर लीजिए। दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो आप कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप 10th के बाद 12th भी ज्वाइन कर रहे हैं और आपने सोचा सर ITI भी कर लेते हैं साथ में, या 12th प्राइवेट कर लीजिए और ITI यानी NTC या NAC आपको रेगुलर करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि जल्द से जल्द जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं, रिजल्ट आ गया है, तो जल्द से जल्द ITI कर लें अपनी इच्छित ट्रेड से, यानी जो ट्रेड उनको सबसे अच्छी लगती हो या जिस ट्रेड में काम करना अच्छा लगता हो, वो जल्द से जल्द पता करें और अपना एडमिशन ले लें ITI में। बच्चों, जब मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी मैंने बताया था ITI, डिप्लोमा और BTech। तो ये तो हो गई ITI के बच्चों की क्वालिफिकेशन। अगर आपने ITI नहीं किया है, अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है किसी भी पॉलिटेक्निक से, तो भी आप एलिजिबल हैं। व्यवसाय है उसमें अलग अलग, जैसे ITI में होते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया, आपने सीधे BTech कर लिया है, तो भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। बस थोड़ा सा आगे जा करके एक जगह थोड़ा सा चेंज हो गया है,
वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब चूंकि ऊपर के 2 डिटेल मैंने आपको बता दी हैं, तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं। डीजीटी के अधीन विभिन्न व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र और अन्य अर्हता यदि कोई हो धारित करना आवश्यक है। बच्चों ये देखिए बच्चों, तीसरे पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पर रेड कलर से लिख रखा है, जो उन्होंने बताया था राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, वो ये है आपका नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे NCIC। अब आपको ये कहां से मिलेगा? ये मिलेगा आपको CITS यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत NSTI और ITOT, इन 2 जगहों से आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ये एक स्कीम है भारत सरकार की, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जिसके अंतर्गत आपको 2 इंस्टीट्यूट मिलते हैं, NSTI और ITOT। वहां से जब आप, अगर आपने ITI कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है, बीटेक कर लिया है, उसके बाद ही आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आप जब ट्रेनिंग करते हैं वो होती है 1 साल की, और आपको सर्टिफिकेट मिलता है NCIC का, यानी नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। ये आपको NSTI और ITOT प्रदान करता है। तो बच्चों, पहले एज का ग्रुप आपने पार कर लिया है, क्वालिफिकेशन में पहली डिटेल आपने पार कर ली है, हाई स्कूल आपने कर लिया, दूसरा आपने ITI कर लिया, डिप्लोमा कर लिया या बीटेक कर लिया, तीनों में से कोई एक चीज कर ली, तीसरा आपने NCIC का सर्टिफिकेट भी ले लिया। देन आपके पास आता है अब चौथे नंबर का ऑप्शन। तो बच्चों, इस चौथे नंबर के ऑप्शन में मैंने लिखा है अनुभव आपके पास होना चाहिए। सेवा में अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास कार्य करने का अनुभव जरूरी है, यानी इसको भी एक क्वालिफिकेशन के रूप में यहाँ पर मांगा जा रहा है। यानी जिस स्टेट से आपने ITI, डिप्लोमा या बीटेक किया है, उस कार्य के संबंधित आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एक्सपीरियंस के ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में बना रखा है, क्योंकि बच्चे अक्सर अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते समय कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा होता है तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि उन बच्चों के पास एक्सपीरियंस होता है और उन्होंने बहुत मेहनत से वहां पर काम किया होता है। तो सर्टिफिकेट अनुभव का बनाते समय कुछ चीजें बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से उसमें लिखवाइएगा, और कहां से आपको एक्सपीरियंस लेना है एग्जैक्टली वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि बच्चे कई बार एक्सपीरियंस ले लेते हैं और वो एक्सपीरियंस उनका बिल्कुल भी मान्य नहीं होता है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं पहले ट्रेड कितनी तरीके की होती हैं। एक होती है इंजीनियरिंग ट्रेड और दूसरी होती है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो पहले इंजीनियरिंग ट्रेड का एक मैंने सैंपल यहाँ लगा रखा है। मान लीजिए आप फिटर व्यवसाय से आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है, यानी बीटेक किया है। तो सबसे ऊपर इन्होंने यहाँ पर बीटेक की डिटेल बताई है। इन्होंने बताया सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ, यानी बीटेक जो बच्चे किए उनके पास, उनके लिए सिर्फ 1 वर्ष का अनुभव काफी है। और उसके अलावा AICTE/UGC द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से व्यवसाय स्नातक/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि, ये सिर्फ फिटर के लिए है। हर ट्रेड के लिए अलग अलग उन्होंने सब्जेक्ट्स यहाँ बताए गए हैं। मैंने एक सैंपल दिया है फिटर के लिए, अगर कोई बच्चा फिटर से किया है तो आप समझ पाएंगे, दूसरे बच्चे भी समझ पाएंगे, क्योंकि फिटर के लिए यही रिकमेंडेशन है। अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन होती है। अथवा यानी इसके अलावा बीटेक अगर आपने नहीं किया है तो सेकंड नंबर पे आ जाइए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो सेकंड नंबर आपके लिए, डिप्लोमा वालों के लिए सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ, यानी बीटेक वालों के लिए 1 साल, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके लिए अनुभव का 1 साल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, यानी अब आपको 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। उसके साथ जो आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा आपका होना चाहिए AICTE या मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा, यानी 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा होगा और 2 साल का आपका अनुभव होगा। या फिर यहाँ पर उन्होंने डिप्लोमा के साथ एक चीज और ऐड कर दी है, या फिर आपके पास DGT से एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप डिप्लोमा एलिजिबल हैं, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं, ये है मैक्सिमम बच्चों के लिए, ITI वाले बच्चों के लिए सुसंगत क्षेत्र में 3 साल का अनुभव, यानी ITI के जो बच्चे हैं उनके लिए एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। और उसके साथ यहाँ चूंकि फिटर व्यवसाय मैंने बताया है तो फिटर व्यवसाय से आपको ITI पास होना चाहिए। वही चीज मैंने बताई NTC या NAC। NTC आपका हो गया नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI, और NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी किसी कंपनी में जब जाके आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं और उत्तीर्ण होना चाहिए, साफ कह दिया गया है। उसके बाद इन्होंने बताया अनिवार्य अर्हता, इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी, NCIC। DGT के अधीन किसी पाठ भेद में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC, ये वही प्रमाण पत्र है और ये तीनों लोगों के लिए बहुत जरूरी है, यानी बीटेक वालों के लिए भी, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी और ITI होल्डर्स के लिए भी। ये सर्टिफिकेट बच्चों आपके पास होना ही होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। यानी अगर आपने ITI कर लिया है तो ITI के तुरंत बाद जा करके आप
अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कहाँ से आप कर सकते हैं, किधर आपको जाना है, कहाँ से सर्च करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आपको NCIC का सर्टिफिकेट हासिल करना है और ये होता है 1 साल का कोर्स। इसी कोर्स में बच्चों आप मेहनत कर लीजिएगा, पूरी जान लगा दीजिएगा, क्योंकि यही कोर्स आपको जॉब 100% दिलाएगा। अभी आगे की वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से प्रूफ कर दूंगा। और बच्चों उसी तरीके से नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड भी अगर हम लेते हैं, ये ड्रेस मेकिंग एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, इसमें भी उन्होंने बताया है कि आपके पास बीटेक होना चाहिए और 1 साल का अनुभव होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल आपके पास होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप ITI होल्डर हैं तो 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, लेकिन उसके पहले आपके पास ITI पास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अनिवार्य अर्हता इसमें भी बताई गई है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में भी कि आपके पास NCIC का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। यानी नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए सेम क्वालिफिकेशन, सेम सारी डिटेल बताई गई है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ITI के लिए NTC NAC हो जाएगा, डिप्लोमा डायरेक्ट हो जाएगा आपका, बीटेक हो जाएगा आपका, और उसके बाद CITS के माध्यम से आपको NCIC का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट अपना कोर्स खत्म कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 इंस्टीट्यूट हैं, NSTI और ITOT। बच्चों यहाँ पर CITS इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है, ये सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं। NSTI के कितने इंस्टीट्यूट है, कहाँ कहाँ हैं, और उसके अलावा ITOT की डिटेल दी गई है, जिसमें 6 गवर्नमेंट के ITOTs हैं, कहाँ पर हैं ये लिखा हुआ है, और ये गवर्नमेंट के हैं, और 12 प्राइवेट ITOTs हैं। जैसे आपका प्राइवेट ITI होता है DGT से मान्यता प्राप्त, वो है। और बच्चों यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट का एड्रेस लिख रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो वो सारे इंस्टीट्यूट की पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। तो जो आपके नियरेस्ट हो, जहाँ पर आप आराम से पहुँच सकते हो, या जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ पर जाकर के आपको NCIC का सर्टिफिकेट जितना जल्दी हो सके 1 साल के अंदर प्राप्त कर लेना है, और वो भी बहुत अच्छे नंबरों के साथ। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बहुत अच्छे नंबरों के साथ। बच्चों ये वाली क्लिप भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तुरंत। मैं आपको एक तरफ से समझाना शुरू करता हूँ। मैंने आपको बताया CITS का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जिसका हिंदी में इसको बोलते हैं शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना। दूसरा है NCIC नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, यानी राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र। NSTI मैंने आपको बताया नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो है 33 ऑल ओवर इंडिया, और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान। और दूसरा मैंने आपको बताया था ITOT, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। ये है टोटल 18, जिसमें 6 हैं गवर्नमेंट के और 12 हैं प्राइवेट के। तो यहाँ पे भी जाकर के आप NCIC का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जैसे लखनऊ में एक है, ITI अलीगंज में बैक साइड में है ITOT इंस्टीट्यूट। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर NCIC का सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्स कर रहे हैं, और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप कहेंगे तो वहाँ पर एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कब सीट्स निकलती हैं, कैसे फॉर्म भरना पड़ता है, क्या फीस का स्ट्रक्चर है, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरे पास बच्चों की रिक्वायरमेंट आनी चाहिए, तो मैं वहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट करके ये सारी डिटेल वहाँ से लेकर के आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि जो बच्चे करना चाहते हैं, NCIC का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं CITS योजना के अंतर्गत, तो उनके लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और कहीं ना कहीं बहुत सरल तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है। अब बच्चों लास्ट में आते हैं अनुभव पे। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, मैं बता रहा था, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप आराम से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया, अनुभव सेवा में अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास, ये परिशिष्ट में संलग्नक जो मैंने आपको दिखाए थे उसका है ये, यथाविधित कार्य करने का अनुभव। यानी अगर आपने मान लीजिए टर्नर ट्रेड से आपने ITI किया है, या आपने डिप्लोमा किया है, या आपने बीटेक किया, जिस किसी भी फील्ड से किया है, उसी क्षेत्र का आपके पास अनुभव होना जरूरी है। वो मेंशन होना चाहिए वहां पर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। और दूसरा, कोई औद्योगिक अनुभव होने की स्थिति में उद्योग के लिए सरकारी नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत होना, और विधिमान TIN यानी टिन नंबर, TAN संख्या होना आवश्यक है। देखिए 2 तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं, एक होता है पढ़ाने का और एक होता है काम करने का। तो पढ़ाने के लिए आपको इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी। तो इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हैं तो वो, अगर आप किसी प्राइवेट ITI में एज ए इंस्ट्रक्टर लगते हैं तो वहां पर आप एज ए इंस्ट्रक्टर अपने आप को दिखाइए। और मेन चीज, प्राइवेट ITI रजिस्टर्ड होना चाहिए, पहले आप चेक कर लीजिएगा। या अगर आपको मौका मिलता है तो आप किसी गवर्नमेंट ITI में पढ़ा लीजिएगा, वो तो रजिस्टर्ड होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप किसी उद्योग में जाते हैं, यानी किसी फैक्ट्री में आप काम करने जाते हैं एज ए टेक्नीशियन, ओके, तो जब आप टेक्नीशियन का कार्य करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो संस्था के पास टिन नंबर इशूड होना चाहिए, यानी वो संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो उद्योग रजिस्टर्ड होना चाहिए जहां पर आप एज ए टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। वहां पर एज ए टेक्नीशियन अगर आप काम कर रहे हैं तो वो भी एक्सपीरियंस आपका मान्यता प्राप्त होगा यहाँ पर। और बच्चे गलती यहीं पर करते हैं, जाके फैक्ट्री में काम करने लगते हैं, संस्था में काम करने लगते हैं, किसी लोकल शॉप पे काम करने लगते हैं, और वो लोग एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जिसमें ना उनका 10 नंबर मेंशन्ड होता है, ना कंपनी का रजिस्ट्रेशन मेंशन्ड होता है।
आपने मेहनत करके 3 साल 2 साल 1 साल काम किया वहाँ पर, और उसके बाद जब उन्होंने सर्टिफिकेट बना के दिया, आपने अपलोड किया और वहाँ से रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास 10 नंबर या उस संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन नहीं था, या वो संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं थी। तो बच्चों बहुत ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं से भी एक्सपीरियंस लीजिएगा संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर कोई फैक्ट्री है तो उसके पास टिन नंबर होना चाहिए जो उनके लेटर हेड पे लिखा होता है, और वो जरूर मेंशन होना चाहिए उसके ऊपर, उनके लेटर हेड पे। नेक्स्ट यहाँ पर बताया, संस्थाओं से अनुभव होने की स्थिति में अभ्यर्थी के पास अंतिम परिणाम घोषित हो जाने और तकनीकी अर्हता की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात किसी ख्याति प्राप्त संस्था महाविद्यालय से सुसंगत क्षेत्र में अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव आवश्यक है। ये चीज देखिए उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। बच्चों ने आईटीआई कर लिया और आईटीआई के तुरंत बाद जा करके ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी तक उनके आईटीआई का रिजल्ट नहीं आया है, कहीं ना कहीं उनके हाथ में मार्कशीट नहीं आई है, और उन्होंने एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दिया। मार्कशीट आई ओके, लेकिन मार्कशीट आने तक या रिजल्ट आउट होने से पहले का जो उनका एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होगा। क्यों? कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि अभी तक आपने आईटीआई नहीं कंप्लीट किया है। तो पासिंग डेट जो आपकी होती है वो उस पर मेंशन होनी चाहिए। अभी आगे बहुत डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, एक बार में आपको समझ आ जाएगा। पूरा इस सेंटेंस को पूरा यहाँ पर आप खत्म हो जाने दीजिए। और वही चीज आपकी लागू होती है जब आप कहीं पर जाके एज अ अध्यापक यानी एज ए टीचिंग का काम करते हैं, और एज अ प्रशिक्षक यानी टेक्निकल टीचर का काम करते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र में कार्य की प्रकृति, कार्य की अवधि, अभ्यर्थी के लिए संदत्त वेतन अंतर्विष्ट होना आवश्यक है। थोड़ी सी टिपिकल हिंदी है, मैं बहुत सरल तरीके से अब आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर सैंपल के तौर पे मैंने एक मार्कशीट लगा रखी है, सारी डिटेल को ब्लर कर रखा है। वो इस वजह से क्योंकि किसी की भी डिटेल इस तरीके से ओपनली दिखाना ठीक नहीं है। मैंने यहाँ पर एक सैंपल बनाया है आईटीआई की मार्कशीट का, एक सैंपल दे रहा हूँ। यहाँ पर नीचे मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट पासिंग इन मंथ, मंथ का नाम और ईयर मेंशन किया गया, यानी इस डेट में, इस साल, इस डेट में, इस महीने में आपने पास आउट कर लिया, यानी यही डेट और यही ईयर के नेक्स्ट डे से आप एक्सपीरियंस लीजिए, यानी नेक्स्ट डे से आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। इसके 10 दिन पहले अगर आपने चालू कर दिया था काम कहीं करना, वो काउंट नहीं किया जाएगा, यानी इस डेट के बाद का ही एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाएगा। आई होप आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। यही तीनों कंडीशन तीनों जगह है, आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक के लिए भी। ऊपर मैंने लिख दिया है, अमान्य अनुभव किस स्थिति में होता है? आईटीआई ऑब्लिक डिप्लोमा ऑब्लिक बीटेक की उत्तीर्ण तिथि से पूर्व का नहीं होना चाहिए। मान्य कौन सा होगा? आईटीआई डिप्लोमा बीटेक की उत्तीर्ण तिथि के बाद का ही होना चाहिए, यानी आपने पास आउट कर लिया, सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ गया, उसमें डेट है, उसके बाद का नेक्स्ट डे से आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। और 3 चीजें जो मैंने बताई थी, थोड़ी टफ हिंदी है, इसको सिंपल तरीके से मैंने ट्रिपल पी की बात यहाँ कर दी है। पीपीपी यानी पोस्ट, आपका पद का नाम, पे यानी आपकी सैलरी, और पीरियड यानी कितने दिन आपने वहां पर काम किया है, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट। ये तीनों चीजें अनुभव सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, यानी अनुभव प्रमाण पत्र में उस कंपनी का 10 नंबर, या अगर आईटीआई है तो उनका डीजीटी रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके अलावा आपका नाम, आपकी पोस्ट, आपकी सैलरी और आपका टाइम पीरियड, कितने दिन आपने वहां काम किया। ये तीनों चीजें अनुभव प्रमाण पत्र में होनी चाहिए। एक ही बार में आपका अनुभव प्रमाण पत्र एक्सेप्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज का ध्यान रखिएगा, आईटीआई की जैसी डेट, पासिंग वाली डेट आपको पता लग जाए, जब आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाए, बस उसके बाद ही आप जाके ज्वाइन करिएगा, या उसके बाद का ही आप जो है सर्टिफिकेट मेंशन करिएगा। और बच्चों, अनुभव प्रमाण पत्र कंटिन्यूएशन में कोई आवश्यकता नहीं है, आप ब्रेक में भी दे सकते हैं। जैसे आपने एक कंपनी में 1 महीने काम किया, दूसरी कंपनी आपने ज्वाइन कर ली, बिल्कुल बताएगी डिटेल्स के हिसाब से, वो आपने ले लिया, तीसरी कंपनी आपने ज्वाइन कर ली, तो एक्सपीरियंस आपका ब्रेकिंग पीरियड में एक्सेप्टेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन स्टॉप होना चाहिए। आप ब्रेक करके 1-1 साल में 3 साल का एक्सपीरियंस अलग अलग कंपनी में भी लगा सकते हैं, और वो मान्य होगा। अब देखिए, अमान्य में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अमान्य कौन सा अनुभव कर दिया जाता है सर्टिफिकेट? जैसे आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के उत्तीर्ण तिथि से पूर्व का नहीं होना चाहिए, मैंने क्लियर आपको बता दिया। और एक चीज, जैसे इन्होंने मांगा है आईटीआई के लिए 3 वर्ष, आपने लगाया, विज्ञापन निकलने की 1 दिन पहले तक का लगाया, लेकिन जब काउंट किया गया तो उसमें 1 दिन कम आया, यानी पूरे 3 साल नहीं आ रहा है, 1 दिन कम जा रहा है, आपका सर्टिफिकेट अनुभव प्रमाण पत्र बेकार हो गया, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 4 दिन ज्यादा हो सकता है, 5 दिन ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1 भी दिन कम नहीं होना चाहिए। डिप्लोमा करे हुए आप हैं, 2 साल का आपने एक्सपीरियंस लिया है, लेकिन 1 दिन कम पड़ गया विज्ञापन की डेट से, लास्ट डेट से, रिजेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से बीटेक के लिए 1 वर्ष का अनुभव जरूरी है, लेकिन 1 वर्ष में अगर 1 भी दिन कम होता है तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, किसी भी नियमित शैक्षिक योग्यता के मध्य का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए।
कहने का मतलब इन केस आप ITI कर लिए, बीटेक कर लिए, एक्सपीरियंस ले रहे हो, आपने साथ में ग्रेजुएशन भी लगा दिया, लेकिन वो भी रेगुलर है, ऐसा नहीं चलेगा। यानी आप ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं रेगुलर तो आप उसको छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए बीच में ही, या फिर आप ग्रेजुएशन प्राइवेट करिए और ये जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो तो रेगुलर रहेगा, क्योंकि वहाँ आपको जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी आपको सैलरी मिलेगी। वहाँ पर जाके आप उसको रेगुलर करिए तो लैप्स नहीं करेगा, ठीक है। और लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, एक बार में एक ही काम करिए, या तो पढ़ाई कर लीजिए या एक्सपीरियंस का ले लीजिए, क्योंकि पढ़ाई अगर आपने कंप्लीट कर ली है, सिर्फ अनुभव प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता है, तो पूरा मन लगा के, पूरा जान लगा के इतना अच्छा काम करिए कि सर्टिफिकेट बनाने वाला, अनुभव का सर्टिफिकेट बनाने वाला खुश होकर के आपको बढ़िया सर्टिफिकेट बना के दे। ये तीनों चीजें बहुत ही क्लियरली मेंशन करके दे। और उसके अलावा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान या उद्योग का ही होना चाहिए। मैंने शुरुआत में आपको बता दिया, बहुत ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट जल्दी जल्दी बच्चे बनवा के ले आते हैं, अपलोड कर देते हैं और बाद में रिजेक्ट हो जाता है। पता लगा उसमें टिन नंबर ही मेंशन नहीं था, बाद में पता लगा कि नहीं, आप कहोगे नहीं साहब वो तो था, उन्होंने लिखा नहीं था। तो फिलहाल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है उस समय आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से सर्टिफिकेट बनवा करके एक्सपीरियंस का ये सारी चीजें क्लियरली उसमें देख लीजिएगा। और उस एजेंसी के जो ओनर हैं उनका सिग्नेचर और मोहर भी प्रॉपर उसके ऊपर लगी होनी चाहिए। और इशू डेट, जिस दिन वो अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वो भी डेट कोशिश करिएगा कि मेंशन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी उसमें गलती ना मिल पाए और वो रिजेक्ट हो जाए। बिल्कुल ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। 100% आपका सर्टिफिकेट एक ही बार में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो बच्चों, एज के अंदर आप हैं, सारी डिग्री आपके पास है, सारे सर्टिफिकेट आपके पास है, लास्ट एक क्वालिफिकेशन आपके पास बचती है जो बहुत सरल है, हर साल लाखों बच्चे देते हैं और बहुत अच्छा परसेंटाइल लेकर आते हैं। आपने नाम सुना होगा पेट का। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया, अनुदेशक मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या कर पाएंगे जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको हम लोग पेट के नाम से भी जानते हैं, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। यानी एक परसेंटाइल जारी किया जाता है जो बहुत हाई नहीं होता है, एक मिड रेंज का होता है, वो जारी किया जाता है। उसमें जो आपका परसेंटाइल होगा उसमें आप एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे और आप फॉर्म भर पाएंगे। यानी ये सारी क्वालिफिकेशन के बाद उस साल का जो पेट होता है वो आप दे दीजिएगा। पेट के ऊपर भी बच्चों मैं एक वीडियो बना करके लेने वाला हूं। आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं पेट के ऊपर भी बहुत अच्छी डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। जिन बच्चों ने आज तक पेट नहीं दिया है, क्या तैयारी करनी पड़ती है, कौन कौन से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार का सिलेबस आता है, ये इसके ऊपर भी मैं बहुत ब्रीफ में एक वीडियो बना दूंगा, ताकि पेट की परीक्षा जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं वो पूरी तरीके से तैयार होके जाएंगे और उनको पता होगा कि कौन कौन से, किस प्रकार से, किस कैटेगरी के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या पूछा जाता है और किस तरीके से अच्छे नंबर उसमें अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको वो पेट के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल का मैंने एक ऑलरेडी व्हाट्सअप नंबर इशू कर रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो की शुरुआत में भी मैंने आपको बता दिया था। उस पर एक मैसेज कर दीजिए अपना नाम लिख करके, और अगर आपको पेट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर दीजिए। मैं कोशिश करके जल्द से जल्द वीडियो बना करके आप लोगों को भेज दूंगा। तो यानी ITI के अनुदेशक के लिए एक इम्पॉर्टेंट सर्विस के लिए पेट की रिक्वायरमेंट अनिवार्यता कर दी है। तो ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी है और अधिकतर बच्चों का ये आराम से निकल जाता है। एक बार मैं ITI अलीगंज गया था, वहाँ मैंने बच्चों से पूछा कितने बच्चे पेट किए हुए, तो 8-9 बच्चे मुझे वहाँ मिले और नो डाउट बच्चों उनका परसेंटाइल बहुत अच्छा था, 85%, 90-95%, बल्कि एक बच्चे का 98% भी उसने बताया सर मेरा लास्ट ईयर मैंने पेट दिया था तो उसका 98 परसेंटाइल मेरा निकला था। तो पेट का एग्जाम एक साल आपको देना होता है, फिर नेक्स्ट साल जॉब्स आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन सब में आप वो पेट का एग्जाम एक कॉमन होता है, हर उसके लिए आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, ये सारी डिटेल जानने के बाद एक विज्ञापन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जो अभी हाल ही में पिछले साल लागू हुआ था और जिसके ऊपर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द आप लोगों को उसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो एक सैंपल के तौर पे हमारे सामने है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा वो भी 100% इसी से मिलता जुलता आएगा, बहुत कम चेंजेस होंगे, बल्कि मुझे लगता है बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इसको जब हम लोग समझ लेंगे तो उस विज्ञापन को समझने में 100% कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। तो कुछ इस तरीके का विज्ञापन निकला था, अनुदेशक मुख्य परीक्षा, ऊपर यहाँ नंबर वगैरह सब दे रखा है। लास्ट डेट इन्होंने बताई थी 8 फरवरी 2022 और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो आपने अप्लाई किया है उसमें अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो 15 फरवरी 2022 तक आप उसको ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने पेमेंट जमा करने की भी डेट बताई थी कि डेट निकल जाने के बाद भी 15 फरवरी 2022 तक आप अनिवार्य रूप से जो फॉर्म भरने का पेमेंट होता है वो आप जमा कर दीजिए। बहुत नॉमिनल, सिर्फ 25 रुपए था फॉर्म को ऑनलाइन भरने का आवेदन। कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट जमा कर सकते थे। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं उसी नोटिफिकेशन पे और 5 मिनट के अंदर वो पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा।
और बच्चों अगर आपको वो नोटिफिकेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं पूरी की पूरी PDF फाइल आपको सेंड कर दूंगा। और उस नोटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ होने के बाद अभी एक मुख्य परीक्षा आपकी बाकी है। ध्यान से आप सुन लीजिए। तो बच्चों ये है वो ऑर्डर। शुरुआत में ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी थी। आवेदन करने की अभ्यर्थियों की आवश्यक सूचना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई थी, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आवेदन करना है, ये सारी डिटेल इसमें दी गई हैं। सीधे चलते हैं हम लोग मेन मुद्दे की तरफ। यहाँ पर बच्चों फोटोग्राफ, हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ अपलोड करने का तरीका इसमें पूरा बताया गया था। बच्चों यहाँ पर पेमेंट का पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने बताया है। 25 रुपये, देखिए बाकायदा यहाँ पर सारी फीस लगी हुई है। 25 रुपये ही इन बच्चों से जमा कराए गए हैं जिन बच्चों ने अप्लाई किया है। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर देखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका कंप्लीट हो जाएगा और उनको मैसेज आ जाएगा कि अब लास्ट लिखित परीक्षा के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो इसमें लिखा गया है, विज्ञापित पदों में चयन, सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अब मैं जब आपको ये नोटिफिकेशन भेजूंगा आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मेन मुद्दे पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, यानी लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। यानी जो आपकी लिखित परीक्षा बच्चों होने वाली है उसके संबंध में एक सिलेबस बनाया गया है। उस सिलेबस के बारे में बच्चों अगर आपको जानकारी चाहिए, आप जानना चाहते हैं क्या सिलेबस है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, बता दीजिए। मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दूंगा और आप लोग उसी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा और आप लोगों का एक ही बार में ये एग्ज़ाम भी फाइनल हो जाएगा। क्योंकि आगे इसमें इंटरव्यू का कोई भी प्राविधान नहीं है, यहाँ कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो बच्चों ये तो हो गई लिखित परीक्षा के बाद। जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे उतर करके आते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया गया है, या इन्होंने लिखा है सीधी भर्ती हेतु चयन करने में पात्र अभ्यर्थियों की योग्यता सूची उप नियम 1 को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार तैयार कर दी जाएगी। यानी आपकी जब लिस्ट तैयार होगी तो उसमें इन्होंने पहले नंबर पे दिया है, प्रत्येक अभ्यर्थी को CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% अंक प्रदान कर दिया जाएगा। यानी परीक्षा में आने से पहले जो आपके NCIC सर्टिफिकेट में मेंशन नंबर हैं जो आपने प्राप्त किए हैं, उसका 20% पहले ही आपके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। ये नंबर आपको पहले से दिए जा चुके हैं। अब उसके बाद आता है आपका लिखित परीक्षा का काम। लिखित परीक्षा आपकी होगी और आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे। उसमें आएगा लिखित परीक्षा में 100 अंकों की परीक्षा होगी और जितने भी नंबर आपको प्राप्त होंगे उसका 80% नंबर आपको उसमें दे दिया जाएगा। यानी जो नंबर आपने NCIC में मेहनत करके बढ़िया परसेंटाइल निकाला था उसमें 20% पहले आपके नंबर रिजर्व कर दिए गए हैं और यहाँ से टोटल नंबर्स में से 80% उसमें जोड़ दिए गए। तो यानी वो 20% और ये 80% आपके हो गए 100%। तो अगर आपका ये एग्जाम थोड़ा स्लो भी चला जाता है, ठीक ठाक चला जाता है, आप अच्छी मेहनत नहीं कर पाते हो या किसी वजह से आप एग्जाम बहुत अच्छे से नहीं दे पाते हो, तो पहले की गई मेहनत NCIC में वो आपकी रंग ले आएगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि NCIC में जी तोड़ मेहनत कर लीजिए आप। इस तरीके से आप यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे। और ये पूरी नियमावली बहुत लंबी है, इसमें बहुत सारे प्रमाण पत्र दिए रखे हैं कि इस हिसाब से आपको प्रमाण पत्र अगर कोई लगा रहे हैं तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये यहाँ पर सीटों की वैकेंसी दी गई है, इसके अंदर सारी डिटेल दी गई है। ये पूरी जब आप ले लेंगे मुझसे मैसेज करके, मैं आपको भेज दूंगा पूरी PDF फाइल, तो ये सारी डिटेल इसमें दी गई है, हर ट्रेड की डिटेल दी गई है, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगी। तो जो बच्चे अभी अप्लाई नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से छूट गए हैं, कोई बात नहीं बच्चों, वैकेंसियां हमेशा रहती हैं, लोग रिटायर होते रहते हैं, वैकेंसियां लगातार वैकेंसियां निकल रही हैं। लेकिन कुछ बच्चे कम पता होने के कारण या बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ना पता होने के कारण एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं उनके हाथ से एग्जाम निकल जाता है। और बच्चों मैं आपको बताऊं, एग्जाम बहुत सरल है, बहुत आसान है, ये पूरी वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। 10th पास, 12th पास, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट बच्चों के लिए, और जॉब फेयर की भी पूरी न्यूज़ ऑल इंडिया की आपको इस चैनल पर मिलने वाली है।